आदाब, नमस्कार। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का एक और नावल। उन्वान है आखिर शब के हमसफ़र। नावल तवील है, वक्त लगेगा सिर्फ मुकम्मल करते करते। कोशिश करूँगा कि आपको पूरा सुना सकूँ। सुनिए नावल आखिर शब के हमसफ़र की पहली किस्त। इसका उन्वान है चंद्रकुंज। ढाका शहर के एक दरमियाना दर्जे के रिहायशी इलाके में आम और केले के दरख्तों में छुपी वो एक पुरानी वजह की सफ़ेद कोठी है। उसकी दीवारें काई से सब्ज हो चुकी हैं और रोशनदानों और खिड़कियों में कई जगह शीशों की जगह कनस्तर के टुकड़े और दफ्तियां लगी हुई हैं। सामने के बरामदे में एक सिरे पर बादशाह की मजबूत चटाइयाँ खड़ी करके एक कमरा बना दिया गया है। कमरे के दरवाजे पर नीले रंग की आधी साड़ी का पर्दा टंगा है। अंदर एक बेंच, एक मेज़ और तिब्बी मुआयने का ऊंचा सा पलंग बिछा है, जिसके गद्दे का नीला चमड़ा जगह जगह से उधड़ गया है। दवाओं की अलमारियाँ और तामचीनी की चिलमची का स्टैंड एक दीवार के बराबर लगा हुआ है। मेज़ के पीछे बड़ा कैलेंडर आवेज़ा है। बरामदे और कुशादार कमरों के सुर्ख रोगनी फर्श बाअफरात पानी से धोए जाने की वजह से साफ़ सुथरे और चमकीले हैं। बरामदे में एक बेंच और 2-3 मोंढे पड़े हैं और 2 साइकिलें खड़ी हैं। बरामदे में से अंदर बैठक खाना साफ दिखलाई देता है। उसमें बेत का एक सोफ़ा और चंद बेजोड़ कुर्सियां रखी हैं। कोने की एक मेज़ पर कासिनी ग़िलाफ़ से ढका हारमोनियम और दीवार के सहारे एक एज़राज भी मौजूद है। बैठक की दीवारों पर आमने सामने एक मर्द और एक औरत के 2 बड़े पोर्ट्रेट आवेज़ा हैं। उन पर ऐसी धुंधली सी कैफियत तारी है जो किसी पुरस्कार नामालूम केमिस्ट्री के ज़रिए उन लोगों की तस्वीर पर आप से आप छा जाती है जो मर चुके हैं। औरत नौउम्र और दिलकश, रेशमी साड़ी से सर ढांपे और एक उंगली अपनी ठोड़ी पर रखे खासी ख्वाबनाक आंखों से कैमरे को देख रही है। दूसरी तस्वीर में सफ़ेद शॉल लपेटे एक खुशशक्ल नौजवान सर झुकाए गौर से एक मोटी किताब पढ़ रहा है। चंद ज़ख़ीम किताबें मखमली मेज़पोश पर टिकी उसकी एक कोहनी के नज़दीक रखी हैं। दोनों तस्वीरों पर गोटे के हार पड़े, जिनका झूठा गोटा तकरीबन काला पड़ चुका है। बैठक खाने के दरवाजे पहलू के 2 कमरों में खुलते हैं। दाएं जानिब वाले कमरे में खाने की मेज़ और नेमत खाने के नज़दीक बराबर 3 चारपाइयाँ। कोने में बेत की 3 मेज़ों पर स्कूल की किताबों के अंबार, खूंटी पर निकरें और कमीज़ें, कैनवस के नए और पुराने जूतों का ढेर दूसरे कोने में पड़ा है। अधखुले टीन के बक्स चारपाइयों के नीचे ठुसे हैं। खाने की मेज़ खिड़की के पास बिछी है। ये खिड़की पहलू के हरे भरे अहाते में खुलती है।
उसी कमरे के बराबर में एक और छोटा कमरा है, जिसकी एक दीवार पर लकड़ी के तख्ते लगाकर कार्नस सी बना दी गई है। उस पर दवाओं की शीशियाँ, पुराने खत पत्तर, कलम दवात, चंद जनाना बंगाली रिसाले और सिलाई की टोकरी रखी है। कार्नस के नीचे पतले से तख्त पर शफाफ बिस्तर लगा है। एक कोने में मुख्तसर सा मंदिर है। संदल की चौकी पर रखी हुई मूर्तियों पर गेंदे के ताज़ा हार पड़े हैं। मूर्तियों के सामने अंजलि रखी है। एक पहलू में एक छोटी तस्वीर, जिसमें एक वकील साहब गाउन पहने बैठे हैं। उस तस्वीर पर भी ताज़ा हार पड़ा हुआ है। चौकी के सामने शीतल पाटी बिछी है, जिसके एक किनारे पर खड़ाओं की जोड़ी रखी है। कमरे के दूसरे कोने में सुतली की अलगनी पर बगैर कन्नी की चंद सफ़ेद साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उस कमरे का दरवाज़ा पिछले बरामदे में रसोई घर के ऐन मुकाबले में खुलता है। बैठक खाने के बाएं जानिब वाले कमरे में जो डिस्पेंसरी से लगा हुआ है, सिर्फ एक पलंग और आराम कुर्सी पड़ी है। कोने में 2 ट्रंक रखे हैं। साफ जाहिर है कि उस कमरे का मकीन दुनियावी ज़रूरियात से खासा बेनियाज और बेपरवाह है। उस कमरे के पीछे एक और कमरा है। उसमें सलाखों वाली खिड़की के नीचे खादी की चादर से ढका पलंग बिछा है। सिरहाने एक अलमारी, एक मेज़ पाइती की दीवार के साथ एक बड़ा ट्रंक और उसके ऊपर चमड़े का अटैची केस। खूंटी पर चंद सूती साड़ियाँ। अलमारी के एक खाने में आईना, कंघी, नारियल के तेल की कटोरी। फर्श पर एक कोने में बिछी खुशरंग दरी पर किताबों और कॉपियों का ढेर। पिछले बरामदे के एक सिरे पर रसोई घर और दूसरे पर गोदाम है, जिसके दरवाजे में भारी ताला पड़ा है। गुसल खाने बरामदे से बाहर आंगन में एक कतार में बने हैं, जिन तक पहुंचने के लिए एक चौबी तख्ते पर से गुजरना पड़ता है। गुसल खानों के बराबर से जीना कोठी की छत पर बने कमरे और टीन के साइबान की तरफ जाता है। सरसब्ज आंगन के वसत में तालाब, जिसमें रोहू मछलियां पली हैं। तालाब के सामने तुलसी का मुनक्कश गमला। दूर एक गोशे में आम के घने दरख्त के नीचे झिलमिलियों वाली बंद गाड़ी खड़ी है, जिसकी खिड़की में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए हैं। आंगन के 3 तरफ सुर्ख ईंटों की दीवार है। देवड़ी के चौड़े दरवाजे के बाहर ऊंची ऊंची घास में से गुजरती एक पगडंडी पिछवाड़े की सुनसान सड़क से जा मिलती है। आंगन में कपड़ों की खाली अलगनी पर कौवे आन बैठे हैं। महावट अभी बरस कर खुली है। कोठी में बड़ा सन्नाटा है। खाली कमरों में भीगी हवा खुले दरवाजों से गुजरती मंडलाती फिर रही है। एक गुसलखाने में से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। फाटक के बाहर एक कहार उकड़ू बैठा चिलम पी रहा है। झुटपुटे की नीम तारीकी में उसकी चिलम की रोशनी कभी कभी तेजी से चमक उठती है। फाटक के एक सुतून पर जो बरसा बरस की बारिशों की बौछार से तिरछा होकर एक तरफ को धंस गया है, डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार MBBS का बोर्ड लगा है। दूसरे सुतून पर संगमरमर के टुकड़े पर बंगाली में चंद्रकुंज
नक्श है। अंदर डिस्पेंसरी की दीवार पर लगे चरखा काटते गांधी जी और मुतबस्सम जवां, माफ कीजिएगा, और मुतबस्सम जवां साल नेहरू की भद्दी रंगीन तस्वीरों वाले कैलेंडर के वर्क बूढ़ी गंगा पर से आती हुई उस भीगी हवा में आहिस्ता आहिस्ता फटफटा रहे हैं। उस रोज दिसंबर 1939 यानी 1939, उस रोज दिसंबर 1939 की उस तारीख शाम जब सारा घर सुनसान पड़ा था, चंद्रकुंज के पिछले बरामदे वाले गोदाम में चोरी हो गई। सेंध लगाने वाली उस घर की 19 साला बेटी दीपाली थी। डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार डिस्पेंसरी बंद करके हस्बे मामूल हवाखोरी के लिए बाहर जा चुके थे। उनके तीनों लड़के खूखू, शूनू और टूनू अभी फुटबॉल के मैदान से नहीं लौटे थे और गुस्लखाने में पानी गिरने की आवाज़ से मालूम होता था डॉक्टर सरकार की बेवा बहन भूतारनी देवी स्नान के चंद मिनट बाद पूजा में मसरूफ होने वाली हैं। उस वक्त डॉक्टर सरकार की इकलौती लड़की दीपाली लालटेन हाथ में लिए जीने से नीचे बाग में उतरी। उसके दूसरे हाथ में एक किताब थी और वो अंधेरा पड़े तक कोठे वाले कमरे में, जहां बिजली की रोशनी नहीं थी, होमवर्क करती रही थी। नीचे आकर उसने लालटेन तुलसी के गमले के पीछे छुपा दी और दबे पांव बरामदी की सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गई, जो बैठक खाने के बाईं जानिब था। दरवाजे की आड़ से उसने देखा कि उसकी फूफी भूतारनी देवी गुस्लखाने से निकलकर खड़ाव पहन खट खट करती चौबी पुल पर से गुजर के अपने कमरे की तरफ जा रही हैं। दीपाली दम साधे किवाड़ के पीछे खड़ी रही और चंद मिनट के बाद पंजों के बल चलती भूतारनी देवी के कमरे में गई, जो पार्टी पर आलती पालती बैठकर लोबान सुलगाने के बाद आंखें बंद करके दुनिया व माफिया से बेखबर हो चुकी थी। उनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। दीपाली ने चंद लहजों की हिचकिचाहट के बाद आगे बढ़कर कुंजियों का मोटा गुच्छा उनकी पुश्त पर पड़े पल्लू से खोला और बाहर आ गई। तुलसी के पीछे से लालटेन निकालकर गोदाम तक पहुंची और डरते डरते ताला खोला। अंदर जाकर लालटेन एक टूटी हुई कुर्सी पर रख दी और चारों तरफ देखा। गोदाम में शिद्दत का हब्स और सीलन थी। आंगन के रुख वाली मुकफ्फिल खिड़की के शीशों पर अमृत बाजार पत्रिका के पीले कागज चिपके हुए थे। मुतफर्रिक फालतू सामान के अलावा कोठरी में एक बहुत बड़ा 24 संदूक ईंटों के ऊपर रखा था। उस संदूक में बनारसी और बालूचर बूटेदार साड़ियाँ और दूसरा कीमती सामान मुकफ्फल था। हर साल जाड़ों में भूतारनी देवी संदूक खोलकर बड़े एहतमाम से बालूचर साड़ियाँ बाहर निकालती और आंगन में चारपाइयों पर फैलाकर उनको धूप में सुखाया जाता। उसके बाद ये बालूचर साड़ियाँ फिर नीम के पत्तों की तह देकर उसी एहतियात से बक्स में वापस रख दी जाती।
दीपाली ने सांस रोककर संदूक का ताला खोला, उसके कपड़ों पर बिछी कश्मीरी शाल सरकाकर तह में से साड़ियां निकाली, उनको जल्दी जल्दी फर्श पर रखती गई। बनारसी और जामदानी की साड़ियां एक तरफ करके उसने बालूचर बूटेदार साड़ियां अलहदा की, जो तादाद में 3 थी। बाहर की आवाज़ पर कान लगाते हुए उसने लालटेन की लौ ऊंची करके साड़ियों पर हाथ फेरा। साड़ियाँ बेहद पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई मालूम हो रही थी, जैसे अभी अभी नवाबी के मुर्शिदाबाद के करघों से उतरी हो। मौके की नज़ाकत के बावजूद वो उनके आंचलों पर बने नक्शो निगार को देखने में मय हो गई। कासनी, नारंगी, फिरोजी। कासनी साड़ी सबसे बेशकीमत थी। उसके आंचल पर एक कतार में मुर्शिदाबाद के नवाब पेशवान नोश कर रहे थे। नारंगी साड़ी के पल्लू पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज नाव में बैठे थे। फिरोजी साड़ी के आंचल पर मुगल बेगमात हाथी के हौदे पर बैठी गुलाब का फूल सूंघने में मसरूफ थी। वक्त रेशम के उस ताने बाने में उलझकर थम चुका था। अचानक बरामदे में आहट हुई। दीपाली ने फुर्ती से तीनों साड़ियां सफ़ेद मलमल के टुकड़े में लपेटी, बाकी सामान संदूक में वापस रखा और सहम कर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई। मगर अब फिर खामोशी छा चुकी थी। सहन में केले और सीताफल की डालियां सरसरा रही थीं। बहुत दूर सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी खड़खड़ाती हुई चली जा रही थी। उस घुप अंधेरे में न जाने कहाँ जा रही थी। दीपाली ने लंबा सांस लिया और साड़ियों का बंडल अपने आंचल में छुपाकर बाहर निकली। गोदाम में ताला लगाया। बंडल बरामदे की सीढ़ियों पर डाल दिया और भूतारनी देवी के कमरे में जाकर निहायत सफाई से कुंजियां उनके पल्लू में बांध दी। भूतारनी देवी चिड़चिड़ी और तुनक मिजाज होने के अलावा कुंजियों के मामले में बेहद सख्त। भूतारनी देवी चिड़चिड़ी और तुनक मिजाज होने के अलावा कुंजियों के मामले में हद से ज़्यादा सख्त गिर और मोहतात थी। वो डोली तक का ताला सिर्फ अपने हाथ से खोलती थीं। कुंजियां उनके पल्लू में बांधने के बाद दीपाली ने पूरी तरह आंखें खोलकर भगवती की मूर्ति को देखा और दरवाजे से निकली। सीढ़ियों पर से बंडल उठाकर आंगन में से भागती देवड़ी से तीर की तरह निकलकर पिछली सड़क पर पहुंच गई। फाटक पर बैठा कहार चिलम खत्म करके कहीं गायब हो चुका था। दीपाली ने चारों तरफ देखा और चंद कदम आगे बढ़ी। सड़क की पुलिया के नजदीक एक नौजवान साइकिल संभाले खड़ा बेनियाजी से आसमान को तक रहा था। दीपाली को देख उसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। दीपाली दौड़कर उसके करीब पहुंची और उचककर साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई। नवाबपुरे की एक गली के सिरे पर एक कदीम मकान की बैठक में चंद नौजवान फर्श पर बैठे सरगोशी में बातें कर रहे थे। इतने में उनमें से एक ने नजर उठाकर देखा। दीपाली सरकार सामने खड़ी थी। उसने झुककर बंडल नौजवानों के सामने रख दिया। एक नौजवान ने बंडल खोला। दादा, इससे ज्यादा कीमती चीज मेरे घर में नहीं है। उस नौजवान ने, जिसे दीपाली ने मुखातिब किया था,
साड़ियाँ उल्टी पलटी, बालूचर साड़ियाँ उसके मुंह से निकला। उस नौजवान ने अपने शानों पर जुल्फें चिटका रखी थी। बालूचर। दूसरे नौजवानों ने हैरत और इश्तियाक से साड़ियों पर हाथ फेरा। मगर भाई इनको कौन खरीदेगा, हमें तो फौरन 600 रुपये चाहिए, 400 तक में नहीं बिक जाएंगी? दीपाली ने मुतफक्किर होकर पूछा। बालूचर बूटेदार साड़ियाँ। आजकल दीपाली अपर क्लास लेडीज अंग्रेजी जॉर्जेट पहनती हैं, मगर ये तो बेमिसाल चीज़ है और नायाब। दूसरे नौजवान ने कहा। हिंदुस्तान का बेशतर पुराना फन नायाब और बेमिसाल है, पहले ने चिढ़कर जवाब दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर वो दीपाली से मुखातिब हुआ। तुम्हारे पास और कुछ नहीं? दीपाली ने तासुब से सर हिलाया। इनको बेचने या गिरवी रखने की कोशिश तो कीजिए। अक्षय दादा। जुल्फों वाला नौजवान गहरा सांस लेकर फर्श पर से उठा। अच्छा, थैंक यू दीपाली, अब तुम वापस भाग जाओ फौरन। और दफतन वो तीनों नौजवान, जिनमें से तीसरा बिल्कुल खामोश था, बंडल समेत कोठरी के पीछे दरवाजे से निकलकर बाहर अंधेरे में गायब हो गए। अब रात के 9 बज रहे थे और मेज पर खाना चुना जा चुका था। भूतानी देवी हस्बे आदत बड़बड़ाती हुई रसोई घर और खाने के कमरे के फेरे कर रही थी। खुखू, शूनू और टूनू मैच से वापस आकर तनदही से खेल पर बहस करने में मशगूल थे। डॉक्टर सरकार चहलकदमी से लौट आए थे और अपने कमरे में आराम कुर्सी पर नीम दराज हस्बे आदत एक पांव हिलाते हुए सोच विचार में मसरूफ थे। दीपाली, उन्होंने आवाज दी। दीपाली अपने कमरे से निकली। डॉक्टर सरकार आराम कुर्सी से उठकर बैठक खाने से गुजरते खाने के कमरे में पहुंच गए। वो एक भारी जिस्म के, मतीन चेहरे और सोचती हुई आंखों वाले इंसान थे। उनके चेहरे के सुकून से जाहिर होता था कि खामोशी और सब्र की दो साथ में जिंदा रहना उन्होंने सीख लिया है। खाने की मेज पर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने दीपाली की तलाश में नजर दौड़ाई। वो उसी वक्त अंदर आ रही थी। डॉक्टर सरकार ने फौरन ताज्जुब से उसका जायजा लिया। क्या बात है, तबीयत खराब है? इतनी घबराई हुई क्यों? जी नहीं बाबा, मैं रोजी के घर गई थी। वापस आ रही थी तो पुलिया के पास एक भैंसा मिल गया। उसके डर से दौड़ती दौड़ती आ रही हूं। उसने गले पर हाथ रखकर हंसना चाहा। इतनी रात गए रोजी के घर से अकेली आ रही हो? डॉक्टर सरकार ने जरा दुरुस्ती से उसे डांटने की कोशिश की। जी नहीं, जोजा साथ आया था। वो दम से कुर्सी पर बैठ गई। उनके तीनों छोटे भाई शोर मचाते हुए खाना खाने में जुट गए। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। माछी भात खाते हुए डॉक्टर सरकार ने दीपाली से कहा। वो धक से रह गई। कैसी खुशखबरी? अशित बाबू, डॉक्टर सरकार ने कुर्सी पीछे सरका के जवाब दिया। मैं अभी अशित बाबू के यहाँ गया था। वहां उनके बहनोई आए हुए हैं, कलकत्ते वाले। ज्योति बाबू, वो तुम्हारे रिकॉर्ड भरना चाहते हैं, HMV रिकॉर्ड। मेरे रिकॉर्ड? सच बाबा?
सच बताइए। तीनों लड़कों ने खाना छोड़कर गुल मचाना शुरू कर दिया। दीदी के रिकॉर्ड बजेंगे, घर घर दीदी के रिकॉर्ड बजेंगे। खूखू ने गंभीरता से ऐलान किया, दीदी अमीर हो जाएगी। मंजिला शूनू जोर से चिल्लाया, दीदी हमको पैसे देगी। टूनू ने सर झुकाकर नरमी से कहा, हमारे साइंस मास्टर सुनील बाबू की बड़ी दीदी के रिकॉर्ड सारे इंडिया में बजते हैं। वो इतनी अमीर हो गई हैं, उनके पास तो मोटर भी है। शूनू बोला, दीदी रेडियो से जितने पैसे मिलते हैं लाकर तुम लोगों पर खर्च कर देती है। खूखू ने डांट बताई, दीदी इतने पैसे क्या करेगी। सबसे छोटे भाई टूनू ने, जो सबसे लाडला था, मुतालिबा किया, अपना जहेज बनाएगी और क्या तुम्हारा सर करेगी। भूतानी देवी ने, जो अब तक त्योरी पर बल डाले चुपचाप खाना खाने में मशगूल थी, गरज कर कहा। दीपाली जरा सी सुर्ख हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। इस सारे हंगामे में वो शाम की मुहिम को तकरीबन भूल चुकी थी। वो मेज पर से उठने लगी तो डॉक्टर सरकार ने उसे कहा, ज्योति बाबू, उन्होंने तुमसे कल रेडियो स्टेशन पर मिलने को कहा है। तुमको रिकॉर्डिंग के लिए कलकत्ता जाना होगा। तुम रेडियो स्टेशन कल किस वक्त जाओगी? सुबह को 10 बजे। कॉलेज फिर नागा? बाबा अब तो छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। और लड़के अब हुल्लड़ मचाते मचाते हाथ धोने के लिए बाहर जा चुके थे। भूतानी देवी चुपचाप बर्तन समेटने में मसरूफ थी। बाबा प्रोग्राम के पैसे जमा करके बच्चों के कपड़े बना दिए थे। वो ठिठक गई, बाबा मेरी साड़ियाँ बिल्कुल फटने वाली हैं। उसने झेप कर बात खत्म की। डॉक्टर सरकार ने सर झुका लिया। फिर वो आहिस्ता से उठकर बाहर चले गए और गोदाम के नज़दीक वाले नल के पास खड़े होकर कुल्ला करने लगे। दीपाली चुपके चुपके आई और गोदाम के बंद किवाड़ों को गौर से देखा, जिनमें लगा लोहे का वजनी ताला, बेहद साकित और पुरअसरार मालूम हो रहा था। तो ये थी नॉवेल आखिर शब के हमसफ़र की पहली किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।